अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में आईनी बहरान जारी है, उस पर बात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद केस पर समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में इस वक्त PTI के अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी से इख्तियारात वापस ले लिए हैं। नाजरीन, बात करेंगे कि क्या पंजाब में भी इस वक्त वजीर आला का इख्तियार या इंतखाब इस वक्त मुअम्मा बन चुका है, और बात करेंगे कि क्या पंजाब में इस वक्त गवर्नर राज के हालात लग रहे हैं, क्या वहां पर गवर्नर राज लग सकता है, कहीं मामला उस तरफ तो नहीं जा रहा। और उसके साथ साथ पंजाब असम्बली के बाहर इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, और क्योंकि इस वक्त लीगी अरकान धरना देने के लिए वहां पर जा रहे हैं वक्तन फवक्तन, तो उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त की इकोनॉमी के हवाले से। चूंकि इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, सियासी गैर यकीनी बढ़ती जा रही है, तो इस वक्त मईशत पर क्या असरात पड़ रहे हैं। चूंकि इस वक्त डॉलर की नई उड़ान देखने को मिल रही है, ओपन मार्केट में रिकॉर्ड सतह पर इस वक्त डॉलर पहुंच चुका है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो कौन पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा, और इस वक्त की करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि इस वक्त हमारी मैशत हचकोले खा रही है। इसी प्रोग्राम में बात करेंगे। और नाज़रीन, हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करने जा रहे हैं ऑपोजिशन जमातें एक दफा फिर इदारों पर क्यों सीख पा हो रही हैं, क्यों जबरदस्ती इदारों को बीच में घसीटा जा रहा है। एक तरफ जहां पर हुकूमत और ऑपोजिशन एक वक्त में बात कर रही थी कि इदारे इस वक्त न्यूट्रल हो चुके हैं, तो एक दफा फिर से क्यों इदारों को इन मामलात में मुलविस किया जा रहा है, इससे प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ फोन कॉल पर मौजूद हैं जनरल राय साकिब खरल साहब। साकिब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया, और हमें टेलीफोन कॉल पर ही सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार दिल बड़ाई साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे ही बात करेंगे। साकिब, पहले आपकी तरफ आऊंगी। इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान रैली की सूरत में पंजाब असम्बली की जानिब गामजन है और कह रहे हैं कि वहां पर एहतजाज किया जाएगा। मरियम नवाज भी है, हमजा शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे, अलीम खान तरीन ग्रुप और मुख्तलिफ इस वक्त जो अपोजिशन इकट्ठी हुई है वो वहां पर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग इस वक्त पंजाब असम्बली का रुख भी कर चुके हैं। आप वहां पर मौजूद हैं, बताइएगा इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन है। अच्छा मारिया, ये पंजाब असेंबली में नहीं आ रहे सारे मुत्तहिदा अपोजिशन, ये फ्लैटीज होटल में आ रही है। हम लोग भी सारे पंजाब असेंबली के बाहर वेट कर रहे थे। वहाँ पे 7:25 पे पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी साहब आए, वहां पर आए, मीडिया टॉक की और वहां से वापस चले गए। मेरा ही उनसे सवाल था कि आप सेशन आपने बुलाया, आप यहाँ पे आए, मुत्तहिदा अपोजिशन तो सारी फ्लैटीज होटल जा रही है, वो तो वहाँ इजलास करने जा रहे हैं। तो मजारी साहब ने कहा जी मुझे किसी इजलास का नहीं पता, मैं बिल्कुल यहाँ पे आया हूँ, उन्होंने गेट नहीं खोला, 7:30 बजे का इजलास का टाइम था, लिहाजा मैं जा रहा हूँ। वहां से हम लोग सारे निकले, जर्नलिस्ट निकले, तो हम लोग फ्लैटीज होटल आगे, बिल्कुल दीवार के साथ है, पंजाब असेंबली की दीवार के बिल्कुल साथ फ्लैटीज होटल है। जब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे एक पहली बस मुनहरिफ अरकान और नून लीग के अरकान की पहली बस यहाँ पे पहुंच चुकी है, वो हॉल के अंदर चले गए हैं। 3 बसेस इसके पीछे आ रही हैं, एक बस में मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज साहब है, और बाकी जो बसेस हैं उनके अंदर तमाम दीगर अरकान हैं और मुनहरिफ अरकान हैं। हमारी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि इजलास ये होने जा रहा था आज पंजाब असेंबली का, लेकिन इसमें मुनहरिफ अरकान ने नेशनल असेंबली भी मौजूद है। यहाँ पे राजा रियाज साहब भी अब से कुछ देर पहले यहाँ पे पहुंचे हैं, और बताया जा रहा है कि बाकी कुछ और MNA जो मुनहरिफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं। ठीक है, और इस वक्त चूंकि तमाम अरकान वहां पर पहुंच भी रहे हैं, तो डिप्टी स्पीकर साहब से चूंकि आपकी बात हुई, तो वो क्या बात हुई है, क्योंकि उनसे भी इख्तियारात छीनने की बातें हो रही हैं, तो वो क्या सिचुएशन है। जी, मैंने कैटेगोरिकली उनसे पूछा था कि इजलास तो जो अपोजिशन है उन्होंने जो इजलास की हमें सबको बताया है कि हम लोग फ्लैटीज होटल में इजलास करने जा रहे हैं, वहां पे सेशन तलब है, क्या आप वहां पे तशरीफ लाएंगे। तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मुझे इस तरह के किसी इजलास की खबर नहीं है, मुझे इस तरह के किसी इजलास का पता नहीं है। मैंने असेंबली के 7:30 बजे इजलास की कॉल दी हुई थी, मैं 7:30 बजे पंजाब असेंबली के गेट पे पहुंच गया हूँ, फ्लैटीज पे क्या होने जा रहा है उसका मुझे कुछ पता नहीं। एक और सवाल उनसे किया गया था मारिया कि क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी भी हिस्सा हैं, क्योंकि इससे कुछ देर पहले डॉक्टर शहबाज गिल ने चेयरिंग कॉज में खिताब करते हुए कहा था कि उनको 4 सीट्स ऑफर की गई है मजारी साहब को, यही वजह है कि वो नून लीग के साथ या ऑपोजिशन के साथ जाके मिल गए हैं। तो उस पर मजारी साहब ने कैटेगोरिकली फिर से क्लियर किया, उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, मैं अभी जहाँ आपके सामने खड़ा हूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहूँ। तो ये इजलास जो अपोजिशन फ्लैटीज होटल में करने जा रही है,
ये किसी भी स्पीकर के बगैर करने जा रहे हैं। ठीक है, आपने अभी साकिब बताया कि चूंकि उन्होंने कैटेगोरिकली ये माना है कि वो इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ली। तो इस हवाले से उनका क्या रद्द-ए-अमल था? चूंकि अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंह से एक ही चीज़ सुन रहे हैं कि ये तमाम जो हालात हो रहे हैं, जो चीज़ें तहरीक अदम एतमाद की सूरत में सामने आ रही हैं, ये अमरीकी साजिश है या ये बैरूनी मुल्क की साजिश है। तो इस हवाले से उनका क्या रद्द-ए-अमल था? क्या वो कह रहे थे कि इस बार तो उनके अपनी ही पार्टी ने उनके खिलाफ ये तमाम चीजें लेके आए, तो क्या अपनी ही पार्टी की इस बार साजिश है? जी, वो यही कह रहे थे कि मैं तो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, मैं आइन और कॉन्स्टिट्यूशन, मैं अटॉर्नी जनरल पंजाब से बात करने के बाद जो आइनी तरीकाकार था, मैंने उस लिहाज से, उस हिसाब से इजलास तलब किया था, लेकिन इसका गजटेड नोटिफिकेशन नहीं किया गया था पंजाब असेंबली की जानिब से। सो ऑब्वियसली अगर गजटेड नोटिफिकेशन नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर अगर इजलास बुलाते भी रहे तो उनकी कानूनी हैसियत, अब तो खैर कानूनी माहिरीन ही उस पर राय बेहतर दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर गजटेड नोटिफिकेशन नहीं है तो उसकी कानूनी हैसियत खत्म हो जाती है। और यही सवाल जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा जी मुझे तो जो अटॉर्नी जनरल पंजाब ने या जो मेरे कानूनी माहिरीन है मुझे उन्होंने मशवरा दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल करें, आप इजलास बुलाएं। मैंने इजलास बुला लिया और अब देखें तहरीक इंसाफ वाली हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ खुद ही नहीं चाहती कि मैं तहरीक इंसाफ में रहूं और ये चाहते हैं कि मैं छोड़ के चला जाऊं। साकिब, इस हवाले से बताया कि एडवोकेट जनरल साहब ने खुद यकीन दहानी करवाई थी कि इंतखाबात होंगे और सिचुएशन आगे मूव होगी। तो इस वक्त काफली क्यों पीछे भाग रही है? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों पीछे भाग रही है कि इंतखाबात से क्यों डर रहे हैं वो? मारिया, आज की सिचुएशन में तो मैं क्लियर कट आपको बता सकता हूँ कि नंबर गेम ऑपोजिशन की पूरी है और गवर्नमेंट और उनके अलायंस की नंबर गेम बहुत नीचे जाती जा रही है। अभी जो क्लेम अवारी होटल से जो हमारे दोस्त वहां पे मौजूद थे, रिपोर्टर्स, उनका कहना है कि 200 के करीब तो ऑपोजिशन के अरकान फ्लैटिस होटल में आ रहे हैं। एक बस तो आगे 50-55 लोग उसमें थे। अब बाकी बसें जब आती हैं तो फाइनल नंबर भी मिल जाएगा, लेकिन आज ये चीज श्योर होगी, आज ये चीज क्लियर हो गई है कि ऑपोजिशन के पास नंबर बहुत ज्यादा है और हुकूमती जमात और उनके अलायंस के पास, चौधरी परवेज इलाही साहब के पास वजारत आला पंजाब के लिए नंबर बहुत थोड़ा है। शायद यही वजह है कि वो डिले पे डिले करना चाह रहे हैं। ठीक है, और इस वक्त वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है कि क्या एक ऑप्शन गवर्नर राज लगाने का जो है, क्या वो ऑप्शन सोचा जा रहा है इस सिचुएशन से बचने के लिए? देखिए, काफ लीग को आप भी जिन लोगों से टेलीफोन पे सारा दिन राब्ता रहा, सारा दिन मुलाकातें होती रही, तो काफ लीग को अभी भी बड़ी पुरुम्मीद है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नून लीग के हमारे साथ हैं, बहुत सारे लोग हमारे जो मुनहरिफ अरकान हैं वही वापस आ जाएंगे बस। लेकिन इसमें मुझे जाती तौर पे मेरी राय है, ये कोई खबर नहीं है मारिया, मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि मुनहरिफ अरकान और पंजाब की सियासत जो है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जैसी आएगा वो बहुत इम्पैक्ट होगा उसका। तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं पंजाब के एमपीएस जो हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देती है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि वो काफ लीग और तहरीक इंसाफ के साथ जाना चाह रहे हैं या वो ऑपोजिशन के साथ जाना चाह रहे हैं। क्योंकि अब अगले इलेक्शन की तैयारी तो सबको नजर आ रही है और तमाम अरकान जो हैं वो अगले इलेक्शन के टिकट सिक्योर करने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमें, और पंजाब की प्रायोरिटी या पंजाब की हमेशा से यहाँ पे एमपीएस या पॉलिटिशियंस की चॉइस नून लीग पहली रहती थी, तो वो आई थिंक अपनी फर्स्ट चॉइस के प्रायोरिटी जो है नून लीग को पिक कर रहे हैं कि अगर किसी तरह से भी हमारी सेटलमेंट होती है नून लीग में, हमें टिकट मिल जाए तो अगला इलेक्शन नून लीग की जानिब से लड़ लें। ठीक है साकिब, अब साथ रहेगा। मैं अदील आपकी तरफ आऊंगी। ये बताइएगा, इस वक्त हमने तमाम सूरत हाल अभी साकिब वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त कोई सिचुएशन क्लियर कट नहीं है। एक होटल में इस वक्त ऑपोजिशन मौजूद है, बिल्कुल पंजाब असम्बली के साथ ही वो होटल है और तमाम सूरत हाल भी उन्होंने बताई, आपने सुनी है। मैं इस पर आपका टेक लेना चाहूंगी। आप क्या समझते हैं इस वक्त काफ लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन से पीछे क्यों भाग रही है? इसको अवॉइड क्यों कर रही है? इसको डिलेड टैक्टिक्स क्यों इस्तेमाल कर रही है? देखिए, ये तो बड़ा वाजे होता जा रहा है कि नंबर गेम नहीं है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास। यही वजह है कि इजलास पहले 6 तारीख से 16 तारीख पे ले जाया गया और अब जब डिप्टी स्पीकर आज इजलास बुलाने के लिए उन्होंने ऑर्डर जारी किया, फिर उसमें कहा जा रहा है जी कि ये चूंकि गजट नोटिफिकेशन में नहीं है और इसकी कानूनी हैसियत नहीं है। ठीक है, कानूनी हैसियत नहीं है तो आप फिर जो इजलास है आपने क्यों वो आगे लेकर गए, जब पहले 6 तारीख को आपने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि इजलास बुला लिया जाएगा, एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी। तो ये सारी चीजें तो जाहिर कर रही है कि नंबर गेम नहीं है काफ लीग के पास और अपोजिशन अपने नंबर पूरे कर चुकी है। तो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो पंजाब में सूरत हाल है, जो वफाक में सूरत हाल है, ये तो हमारी जो नौजवान नस्ल है इसने जमहूरियत का ये वो चेहरा देखना था जो 90 की दहाई में सुना करती थी। ये यूथ जो है
बल्कि इस वक्त की जो यूथ है, बहुत से लोग कहानियों किताबों में ही सुना पढ़ा करते थे, और अब वो खुद अपनी आंखों से ये 5 करोड़ नया वोटर देख रहा है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है, ये जमहूरियत और ये तमाम मामला चल कैसे रहे हैं। और इसमें मैं समझता हूं कि कोई किसी एक फ्रीक का नहीं, दोनों फ्रीकैन जिम्मेदार हैं, कोई हार मानने को तैयार नहीं है, और इसका नुकसान सिस्टम को होगा, इसका नुकसान मुल्क को हो रहा है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है, मुझे समझ नहीं आ रही कि अगले 10 दिन बाद आप नंबर कैसे पूरे कर लेंगे अगर अभी आपके नंबर पूरे नहीं है। हाँ, ये राय साहब ने बड़ी वैलिड बात की कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर दोनों फ्रीकैन जो हैं उनकी नजरें जरूर लगी हुई हैं, क्योंकि वो फैसला तयन करेगा कि किसका जो नैरेटिव है वो जीत रहा है या जो चाहता है। जिस तरह अब हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि इंतखाबात हो जाए, लेकिन बड़ी हैरानकुन बात ये है कि पंजाब में वो अपना वजीर आला लेकर आ रहे हैं, वो असेंबली डिसॉल्व नहीं हुई। ये क्या पहली मरतबा आप ये इंतखाबात ऐसे कराएंगे कि वफाक में इंतखाबात अलग से होंगे, सूबों में अलग से होंगे, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। और अगर वहां से हमजा शहबाज जीत जाते हैं और आप यहाँ से इंतखाबात में जा रहे हैं, 3 महीने में इंतखाबात के आप नारे लगा रहे हैं, तो उस वक्त फिर आप कैसे सस्टेन करेंगे, आप कैसे सर्वाइव करेंगे? ये ऐसे सवाल हैं कि नतीजा जाने बगैर सब लोग इस वक्त केपी असेंबली भी डिसॉल्व नहीं हुई है, और अगर वाकई में इंतखाबात चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी, तो उसको क्यों डिसॉल्व कर रहे हैं? ये बड़ा हैरान कौन है। और आप कर भी दें अगर केपी असेंबली डिसॉल्व, पंजाब में अगर परवेज अली साहब आने के बाद एक खास टाइम के बाद कर भी दें, तो सिंध असेंबली अगर डिसॉल्व नहीं होती तो आप कैसे इंतखाबात की जानिब जाएंगे? अगरचे ये कोई कानूनी आईनी बाइंडिंग नहीं है कि इंतखाबात जो हैं वो एक ही वक्त में सूबों और वफाक में हो, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां ये सूरत हाल हमारी नौजवान नस्ल भी देख रही है, और जो बड़ी उम्र के वोटर्स हैं उन्होंने तो ये तमाम चीजें इस तरह की 90 की दहाई में देख ली थी। अब पूरे पाकिस्तान ने इस वक्त देख ली है ये सारी चीजें, जो कुछ होता रहा है। अलमिया ये है कि हम आगे बढ़ने की बजाय फिर हम पीछे 2 दहाइयां पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं, और ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त मामलात अदालतों में है, इदारों को बीच में जानबूझकर घसीटा जा रहा है, ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। इस पे भी अदील प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कि इदारों को बीच में इन तमाम सियासी मामलात में क्यों घसीटा जा रहा है। एक बार फिर से साकिब आपकी तरफ आऊंगी। इस वक्त इतलात ये भी है कि असेंबली के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मौजूद हैं, नून लीग के कारकुनान भी मौजूद हैं, और वो आमने सामने भी हैं, तो क्या तसादुम का कोई खदशा तो नहीं है? सिचुएशन इस वक्त वहां पर नॉर्मल है? टाइट सिक्योरिटी है, पुलिस की भारी नफरी है। जो फ्लैटिस होटल के, अभी आपको मेरे पीछे से आवाजें भी आ रही होगी, फ्लैटिस होटल के अंदर कारकुनान नून लीग के काफी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और यहाँ पे सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं है, नून लीग के काफी ज्यादा और मुनहरिफ अरकान जो हैं उनकी गाड़ियों में बैठ के काफी सारे लोग हैं जो अंदर आ सके हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का यहाँ पे एक भी कारकुन नहीं है। अभी भी आपको नारों की आवाज आ रही होगी शेर की। और जो पंजाब असेंबली के बाहर कारकुनान थे वो काफ लीग के कारकुनान थे। भी क्लियर कीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं है, नून लीग की, और जो नून लीग से मुनखरिफ अरकान है वो वहां पर मौजूद है। मारिया, हुआ कुछ ऐसे कि जो मुनहरिफ अरकान थे वो कुछ जो अपनी गाड़ियों में आए हैं, तो उनकी गाड़ियों के साथ स्क्वाड में डालों में बैठ के जो लोग आगे हैं वो लोग हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का कोई लीडर यहाँ पे नहीं है। तो ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन भी यहाँ नहीं आया। फ्लैटिस होटल के बाहर भी कोई 200-400-500 बंदा नून लीग का मौजूद है। जिस हॉल के बाहर हम लोग मौजूद हैं जहाँ पे सेशन, सो कॉल्ड सेशन होने जा रहा है, उसके बाहर भी 200-400 बंदा मौजूद है। और फिर इतना ही 100-150 बंदा काफ लीग का पंजाब असेंबली के मेन गेट के बाहर मौजूद था। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं थे, वो काफ लीग के और स्पेसिफिकली पंजाब वो गुजरात रीजन के कारकुनान थे। और वो जिस तरह प्लान कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो लोग वहां पर मौजूद थे। और जब डिप्टी स्पीकर साहब भी आए हैं तो मीडिया टॉक के दौरान भी वहां पे कुछ लोग जो कोई पाकिस्तान तहरीक काफ लीग के कारकुनान और नून लीग के कारकुनान के दरमियान के ये स्पीकर तो है ही नहीं है, इन्होंने ये तो बिक गए हैं, कुछ इस किस्म के आर्गुमेंट उस टाइम पे भी चलते रहे, लेकिन पुलिस वहां पे थी, सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे थी, तो उन्होंने हालात कंट्रोल कर लिए थे इस टाइम पे। ठीक है, सिचुएशन वहां पर कंट्रोल है। अदिल आपकी तरफ आऊंगी। तमाम जो इस वक्त सिचुएशन और इस वक्त बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पे भी हम देखें चल रही हैं, और वैसे भी स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है कि पंजाब में कहा जा रहा है गवर्नर राज लगाने की खबरें चल रही हैं, तो क्या ये भी एक ऑप्शन है इस वक्त हुकूमत के पास? देखिए, हुकूमत इससे पहले गवर्नर राज सिंध में लगाना चाह रही थी, अब अगर पंजाब में लगाना चाह रही है, तो मेरा ख्याल है ये मसले का हल नहीं है। इस क्राइसिस को आप ज्यादा देर तक आगे लेकर नहीं चल सकते। और इसमें मसला ये है कि
इस वक्त अब सबको मिल बैठना होगा। अदरवाइज ये तो अना और जिदबाजी पे मामलात आ गए हैं, कोई हार मानने को तैयार नहीं है। जिसके नंबर नहीं बन रहे वो भी अपने आप को फाते कह रहा है, जिसके नंबर हैं वो इस अंदाज में है कि वो इजलास ही अपना किसी होटल में करना चाह रहा है। तो इस तरह तो मामलात नहीं चल सकते। अगर कोई हुकूमत बन भी जाती है और इवन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत के खिलाफ आ जाता है, रिवाइव हो जाती हैं सपोज अगर असेंबलियां, और उसके बाद वही उसी मॉडल पे जिस तरह शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आ जाते हैं, लेकिन इस तरह तो वो मामलात इमरान खान साहब नहीं चलने देंगे ईवान में, जिस एग्रेसिव स्टाइल में वो आ चुके हैं, जिस हिकमत अमली के साथ वो आ चुके हैं। तो ये तो मामलात, अगर ये तमाम चीजें अगर कोई हुकूमत बनाने में कामयाब हो भी जाता है, और दूसरी बात यह है कि जो 3 महीने में इलेक्शन का कहा जा रहा है, हुकूमत ये कह रही है, सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है, तो उसके बाद अगर इसी तरह की इलेक्शन ही कराने हैं, बगैर इस्लाहात के इलेक्शन कराने हैं, तो फिर तो ये मामला चल बैठा है। तो फिर तो पहले जो सिचुएशन चल रही थी उसमें क्या बुराई थी, वो बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चल रही थी। अब अगर इस नहज पे मामलात पहुंच चुके हैं, अब जब तक सब बैठते नहीं है और इसमें किसी सालिस को किरदार अदा करना पड़ेगा, और ये सालिसी जो है सिचुएशन को मिल बैठ कर हल करना होगा। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम को ऊपर टाइम दिया है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस वक्त जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है, इसका असर बहुत ज्यादा मईशत पे पड़ रहा है। उधर क्या असरात हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है बहुत अनसर्टेन हो चुकी है, जिसकी वजह से अगर हम मईशत को देखें तो वो इस वक्त हचकोले खा रही है। इस वक्त अमरीकी डॉलर मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 186 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है, और उसके साथ साथ आज की डॉलर की कीमत अगर हम बात करें तो वो भी 83 पैसे उसमें इजाफा हुए हैं, और इंटरबैंक और ओपन मार्केट दोनों में इस वक्त डॉलर की ऊंची उड़ान देखने को मिल रही है। रुपए के मुकाबले में इस वक्त डॉलर बहुत ऊंची उड़ान हमें भरता हुआ नजर आ रहा है। वज़ारत खजाना के मुताबिक इस वक्त जो खबर सामने आई है, तर्जुमान वज़ारत खजाना मुज़म्मिल असलम साहब ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल दौरे हुकूमत में बेहतरीन मौशी इक़दाम की वजह से पाकिस्तान का शुमार एशिया के खुशहाल तरीन ममालिक में हो रहा है, और उसके साथ साथ अपने ट्विटर पैगाम में भी उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि सन 2018 से 2022 के दौरान 9,500 अरब सूद की मद में अदा किए गए हैं। ये तर्जुमान वज़ारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब की तरफ से ये बयान सामने आया, और ये भी उन्होंने कहा है कि इसमें 6,000 अरब रुपए का इजाफा, रुपए की कदर में कमी की वजह से इजाफी तौर पर कोई कर्ज नहीं लिया गया है। वो ये कह रहे हैं कि जो डॉलर की प्राइस बढ़ी है उसके मुताबिक ये हमारा जो कर्जा है वो बढ़ा है, अदरवाइज कोई इजाफी तौर पर कर्ज नहीं लिया गया। इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम में बात करेंगे मुज़म्मिल असलम साहब की ट्वीट के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 1200 अरब रुपए का डिपॉजिट मौजूद है। ज़र मुबादला में इस वक्त 1000 अरब रुपए के हिसाब से इजाफा भी हुआ है। कर्ज की शरह नमू में उनका बताना कि 2018 में 71% जो है वो इजाफा हुआ था, जबकि 2022 में ये 65% तक भी हुई है, और इस वक्त मईशत बेहतर होने की खबरें कोई सामने नहीं आ रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चीन का दौरा भी किया, रूस का भी दौरा किया, जो कि कामयाब दौरे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सिचुएशन चूँकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मईशत इस वक्त हचकोले खा रही है। दिल आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ये बताइएगा इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, चूँकि इस वक्त जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो हुकूमत में है या चाहे वो अपोजिशन में, कोई भी इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के हवाले से नहीं सोच रहा है। हर किसी को सिर्फ इक़्तिदार में आने की जंग में इस वक्त इन्वॉल्व है। अगर सूरत हाल ऐसी रही, अगर सिचुएशन यही चलती रही, तो सरमायाकारी कैसे होगी, मईशत के हालात बेहतर कैसे होंगे? अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है, और इस वक्त सफर जो है वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी कर रही है, पाकिस्तान सफर कर रहा है, और गेन कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके अपने पॉलिटिकल गेन हैं। इस वक्त देखा जाए तो अनसर्टेनिटी की वजह से स्टॉक मार्केट की सूरत हाल देखी जाए, पाकिस्तान में होने वाली जो सरमायाकारी है इसकी सूरत हाल देखी जाए, डॉलर देख लें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, यही सूरत हाल जारी रही तो डॉलर जो है वो खुदा न खास्ता रोजाना नए रिकॉर्ड ना बनाने लग पड़े। तो ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान में मईशत की, कौन सरमायाकार आएगा ऐसी सूरत हाल में,
कौन ठीक है। आकर सरमायाकारी करेगा जब पाकिस्तान की सियासी जो कुव्वतें हैं वो एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां हैं। पाकिस्तान में किसी को इस वक्त कोई मालूम नहीं है, किसी को इल्म नहीं है और इस वक्त सरमायाकार ने सिचुएशन बहुत क्या खराब भी हो चुकी है। ठीक है अदील इस वक्त हमारे साथ माहिर माशरिया डॉक्टर शफाक हसन साहब मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। साहब कहिएगा, इस वक्त हम कुछ टाइम पहले हम बात कर रहे थे जब रूस का दौरा हुआ और उसके बाद वजीर आज़म इमरान खान साहब ने ऊपर नीचे कुछ दौरे किए, तो आपकी तरफ से भी कहना था कि इस वक्त मईशत वाकई में ट्रैक पर जा रही है। अब वो इकदामात किए जा रहे हैं जो आप काफी दिनों से इस हुकूमत से चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद से अब जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हुई है, इसके बाद क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त डॉलर की प्राइस है वो भी चूंकि बहुत ऊपर जा रही है, तो अब क्या असरात होंगे खासकर इस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के? देखिए, सिर्फ डॉलर ही एक वेरिएबल नहीं है, इसमें पाकिस्तान की पूरी मईशत है। और ये पाकिस्तान मेरे हिसाब से फरवरी के महीने से बंद हो गया था। कोई सरकारी दफ्तर में जो वज़ीर हैं अपने अपने उसमें कोई काम नहीं हो रहा था। कोई एक तरफ लोग गिराने में लगे हुए थे, दूसरे तरफ लोग बचने में लगे हुए थे, और इसमें जो है मईशत का अटेंशन जो है वो बिल्कुल उतर गया। और आप देखें कि जब इस किस्म के स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी हो तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर कुछ सोचता है, वो सब वेट एंड सी के मोड में चले जाते हैं, और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो मुझसे उन्होंने न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो बहुत परेशान है। तो इस लिहाज से ये जो है अनसर्टेनिटी किसी भी मुल्क के लिए एक जहर होती है, जहर कातिल जिसे कहते हैं। तो हम तकरीबन 2 महीने से इसी जहर कातिल जहर को पिए चले जा रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। हैरत मुझे इस चीज की होती है कि किसी को कोई परवाह ही नहीं है कि मुल्क किधर जा रहा है। हर शख्स जो है अपनी जाती मईशत को बेहतर करने में लगा हुआ है। मुल्क की मईशत जहन्नम में जाए, किसी को कोई फिक्र नहीं है। डॉक्टर साहब कहिएगा, इस वक्त IMF के हवाले से काफ़ी मुतज़ाद खबरें सामने हैं कि शायद ये प्रोग्राम मुअत्तल हो जाए। अब मुझे ये बताइएगा कि इसकी तरदीद तो चूंकि आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि IMF प्रोग्राम क्यों इतना ज़रूरी है, हम इसके बगैर क्यों सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं? अगर तो ये जारी ना रह सका तो फिर क्या मईशत पर इसके असरात होंगे? पाकिस्तान चूंकि 34-35 साल से मुसलसल IMF के प्रोग्राम में है, 1988 से, बारिंग 4 years ड्यूरिंग प्रेसिडेंट मुशर्रफ पीरियड 2004 से 2008, ये वो पीरियड है जब हम IMF में नहीं थे। लेकिन 1988 से लेकर आज 2022 है, इस 4 साल को निकाल दे तो तकरीबन 3 तिहाई से हम IMF के प्रोग्राम में हैं। तो पाकिस्तान में एक कहते हैं IMF का इको सेंटर, इको कल्चर डेवलप हो गया है। हम ये समझते हैं कि IMF के बगैर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। और कितने शर्म की बात है कि ये 22 करोड़ वाला मुल्क, न्यूक्लियर पावर, मिसाइल पावर वैसा मुल्क, और वो इतना डरा बैठा हुआ है IMF से कि इसके बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते। यार, दुनिया में 190 मुल्क हैं जो IMF के मेंबर हैं, 190। हम जैसे निकम्मे 10, 12, 15 ही मुल्क हैं जो जाते हैं IMF के पास में उनसे बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट लेने के लिए। ये बाकी जो 170-72 मुल्क हैं वो क्या करते हैं? तो अपने घर को खुद चलाते हैं। तो ये आप खुद सोचे कि कितने शर्म की बात है। एंड वी आर द ओनली न्यूक्लियर पावर हु आर सो परपेचुअली गोइंग टू द IMF। कितनी इंसल्टिंग चीज है। लेकिन हम बहुत बेगैरत हो चुके हैं एज ए कौम के तौर पे, हमें कोई एहसास नहीं है इस चीज का। मैं आज बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरा तरीका नहीं है इस्तेमाल करने का, लेकिन जब मैं इस मुल्क को की मईशत को बेहतर करने में मैंने अपने बड़े दिन और रात लगाए हैं। आपको मैं बताना नहीं चाहता हूँ इस वक्त आपके नाज़रीन के लिए, लेकिन बहुत वक्त लगाया है मैंने और बहुत कुर्बानियां भी दी हैं इसके लिए। सर आप तो बहुत सारी कुर्बानियां दे रहे हैं, वो मेरी आंखों के सामने से अगर डूब रहा हो तो बाकी लोगों से ज्यादा मुझे तकलीफ होगी इसकी। ठीक है
डॉक्टर साहब, आपने चूंकि बहुत इस पे मेहनत की है, आपने बहुत सारे आपके आर्टिकल्स भी सामने आते रहे हैं, बट ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में तो उनके वेंटिलेटर्स लगे हैं, हम उनके बगैर नहीं चल सकते। शहबाज शरीफ साहब का बहुत मशहूर बयान सामने आया, वो कहते हैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो फिर इसके बाद हम इतने अगर डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमारी पॉलिटिकल एलीट अगर हमें ये बताएगी कि हम उन पर टोटल डिपेंडेंट हैं, उनके बगैर हम नहीं चल सकते, तो फिर गुजारा कैसे करेंगे? बात सियासी हो जाती है। मैं मेरे नजदीक सारे ही हमारे जो लीडर हैं पाकिस्तान के, वो उतने ही मोतबर हैं जितने बाकी लोग हैं, तो मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमें इस किस्म के लफ्जों से परहेज करना चाहिए। पाकिस्तान इतना गिरा हुआ मुल्क नहीं है, ठीक है ना। चूंकि जब जिनका आपने जिक्र किया है, उनके दौर में भी हम IMF में ही जाते रहे हैं ना, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि एक इकोसिस्टम डेवलप कर चुका है, तो हमें इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, दोनों ही मेरे लिए बड़े मोतबर लीडर हजरात हैं सब। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, चूंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रूस और चीन के कामयाब दौरे भी किए हैं, इवन आपने उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, आपने कहा कि ये अब मईशत ट्रैक पर आई है, मैं यही तो चाह रहा था कि यही तो हुकूमत करे। लेकिन उसके बाद अब जो सिचुएशन बन रही है, फिर वो ख़त वाला मामला तमाम सामने आना और फिर उस तरह से उसको पॉलिटिकली खेलना, आपको क्या लग रहा है कि ये तमाम सिचुएशन जो हुई है अभी रिसेंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, ये कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक वाइज हमें डिस्टेबल कर सकती है? देखिए, बात यह है कि हमने कैसे अपने घर को चलाना है, ये फैसला हमने करना है, कोई बाहर से आके नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, 3.5 साल तो इस हुकूमत को मिले थे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, उससे फायदा उठाने का, लेकिन हम नहीं उठा सके, ठीक है। लेकिन जब आखिर का जो विजिट हुआ तो बहुत सारी चीजें शायद गवर्नमेंट को भी एहसास हो गया था कि हमने भी कुछ नहीं किया है, हमने बहुत सारे जो है वादे वगैरह किए कि इंशाअल्लाह इस पर तो हम ठीक करेंगे, फला करेंगे। लेकिन मैंने, आपको याद हो कि आप ही के चैनल पर मैंने कहा था कि विजिट तो हो गया है, हम मार खाते हैं इसके फॉलो अप पे। कोई फॉलो अप नहीं था, आज भी नहीं है, इंशाअल्लाह कल भी नहीं होगा। तो इस किस्म के विजिट का फायदा क्या होता है जब उसका फॉलो अप ही ना हो। और जो दौरा रूस और चाइना का हुआ, उसके बाद आप ही कह रहे हैं कोई फॉलो अप नहीं लिया गया है हमारी हुकूमत की तरफ से। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, कोई फॉलो अप नहीं, कभी भी नहीं होता है ऐसा। तो इसीलिए जो है दौरा जब होता है तो वो एक अच्छी अच्छी बातें होती हैं, प्रेस रिलीज जारी हो जाता है, एक थोड़ी दिनों के लिए जो है वो एक मोमेंटम सा बिल्डअप होता है, उसके बाद जब खत्म हो जाता है। आपने देखा कि जब दौरा के बाद प्राइम मिनिस्टर ने आके जो हमारे उन तमाम एम्बेसडर हजरात थे या फॉरेन सेक्रेटरी से बातें की जो माजी में चाइना में सर्व कर चुके थे या हमारे दफ्तर खाजा में जॉब कर चुके थे, काफी उन तजुर्बाकार लोगों से कब बातें की, आने के बाद। ये काम तो जाने से पहले करना चाहिए था, क्या तैयार होके जाते। तो देखें, इस किस्म के अगर हम सीक्वेंसिंग को रॉन्ग करेंगे, गलत सीक्वेंसिंग काम करेंगे, अब क्या हुआ उस मुलाकात के बाद, क्या फॉलो अप हुआ है? हम ठीक है, ये एक तरह से हुकूमत के लिए भी आज तक नहीं लगा सके, ठीक है, आज तक नहीं लगा सके, ठीक है, आज तक इसका कोई फॉलो अप नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, इस वक्त काफी पॉइंट डॉक्टर साहब ने उठाया कि तमाम जो दौरे हुए हैं उसमें जाने से पहले कोई एज सच तैयारी नहीं थी और वो दौरा होने के बाद भी एज सच कोई फॉलो अप नहीं लिया गया। अगर इस तरह से चीजों में लैग लाया जाएगा, तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हो, तो वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, अब ब्रेक के बाद हम बात करें इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और ऑपोजिशन या हुकूमत जिसकी भी बात की जाए, वो तमाम की तमाम इस वक्त पार्टीज दोबारा से इदारों को इस तमाम मामले के अंदर घसीट रही हैं। ऐसा क्यों है? ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से बहुत सारी सिचुएशंस ख़राब हो रही हैं। जहां पर इकॉनमी का मसला है, वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जमातें एक बार फिर से उन तमाम इदारों को इस तमाम सिचुएशन के अंदर फिर से घसीट रही हैं। दोबारा से इन इदारों को इस सिचुएशन के अंदर लाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। पंजाब असम्बली के बाहर इस वक्त नून लीग के जो अरकान हैं और जो नून लीग से मुनखरिफ अरकान हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन काफी खराब है। अदील, इस वक्त अगर हम तमाम पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो मुझे ये बताइएगा, ऑपोजिशन जमातें एक बार फिर से इन इदारों को दोबारा से इस तमाम पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर क्यों ला रही हैं और इदारों पर सीख पाओ रही हैं? जी देखें, अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक टीवी प्रोग्राम में इंटरव्यू सुना, तो उसमें देखें कि उन्होंने कहा जी कि हम तो बात करेंगे, वो तो बड़े डंगे की चोट पे कह रहे हैं। और इससे पहले जब न्यूट्रल वाला मामला था, इमरान खान साहब ने किस अंदाज में इनडायरेक्टली इमरान खान साहब ने बात की और वो बात किससे मुतल्लिक की जा रही थी। और अभी अपोजिशन देख लें, यानी अपनी नाकामियां, अपनी कोताहियां, अपनी दाल ना गलने की जो जिम्मेदारी है वो इदारों पे डाल देना, यानी मुल्क का कोई भी नहीं सोच रहा, सब अपने अपने सियासी मफादात का सोच रहे हैं। और हुकूमत हो, अपोजिशन हो, और एक जानिब इनके नैरेटिव क्या थे? पिछले 3 साल से अपोजिशन का नैरेटिव था क्या कि जी इदारों को सियासत से दूर रहना चाहिए। अब वो दूर हैं, वो न्यूट्रल हैं, वो इस मामले के करीब भी नहीं आ रहे। तो हुकूमत भी चाहती है कि आकर हमें रेस्क्यू किया जाए, अपोजिशन भी चाहती है कि हम इस वक्त फंस चुके हैं, हमें रेस्क्यू किया जाए। तो ये तो बहुत अफसोसनाक है। और अब रही सही कसर जो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से शुरू हो गई है। अदील, इस वक्त चाहे हुकूमत हो या ऑपोजिशन, अगर इदारे उनका साथ दे रहे हैं तो मीन्स दैट्स ओके, फिर इदारे ठीक है। लेकिन अगर वो न्यूट्रल हो जाएंगे तो भी मसला होगा। देखिए, मैं आपका डिस्टॉर्शन की वजह से सवाल तो नहीं सुन सका, लेकिन मैं यहाँ अपनी बात जरूर कंप्लीट करना चाहूंगा कि देखें, अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब से ये केस आया है तो अब सुप्रीम कोर्ट पे क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया है। सियासतदान तो दूर की बात, जो तज्जियाकार हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, वहां से ये बातें क्या जरा सोशल मीडिया पे शुरू हो गई है। किसी ने इतवार को अदालत लगा ली गई, अब कोई कह रहा है जनाब 3 दिन हो गए फैसला नहीं आ रहा। जज साहिबान कह रहे हैं फैसला हवा में दे दें, आप दलाइल तो दें, अपने आर्गूमेंट्स तो मुकम्मल करें। इतना बड़ा आईनी केस है पाकिस्तान का, एक इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, और उसमें रियासती इदारे, चाहे देखिए सुप्रीम कोर्ट भी रियासत का इदारा है, रियासती इदारा है, हमारी फौज जो है वो रियासती इदारा है, पार्लियामान रियासती इदारा है, लेकिन हर जगह सियासी हमारे जो रहनुमा है ये उनका इम्तिहान है। इस वक्त वो अपने अदील, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन है उस पर अगर हम इसको कंक्लूड करूं तो अगर तो इदारे आपके साथ हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर इदारे न्यूट्रल हैं तो इदारों पर क्रिटिसाइज होना शुरू हो जाएगा और इदारों के ऊपर उंगली उठना शुरू हो जाएगी। टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।